गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। इकोनॉमिक्स में हमारा पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय में अभी तक 3 क्लास आपका हो चुका है। आज आपका चौथा क्लास है। इस चौथे क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, इस चौथे क्लास में हमें आर्थिक प्रणाली को पढ़ना है। आर्थिक प्रणाली को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो कॉपी पेन निकालिए और आज हम आर्थिक प्रणाली को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्लास हो गया 12, विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 1, शीर्षक परिचय, भाग 4, यानी क्लास चौथा क्लास है, ठीक है। किस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? तो NCERT बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में मैंने आप सभी को आर्थिक समस्या को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। इसलिए आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है आर्थिक प्रणालियाँ। क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक प्रणालियाँ। अब शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, आर्थिक मतलब अर्थ, यानी जितना भी जो समाज है, समाज में प्यारे बच्चों क्या होता है कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होता है। तो ये आर्थिक क्रिया का जो संचालन है, ये संचालन जहाँ से होता है, जिसके द्वारा होता है, वही आपको क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक प्रणाली आपको कहलाती है। जितने भी समाज हैं, सभी के सभी जो समाज जो है आपको आर्थिक प्रणाली को अपनाई होता है, क्योंकि समाज में प्यारे बच्चों क्या होता है? समाज में आर्थिक क्रियाएं होती है। तो आर्थिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए ही हमें आर्थिक प्रणाली की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो इसको एक लाइन में हम लोग देख लेंगे। आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त, यानी पूरा, यानी समाज का जितना भी है पूरा, समाज की समस्त आर्थिक, खास बात क्या है प्यारे बच्चों? आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यानी जो समाज है, समाज में जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, संचालन किया जाता है। किनके माध्यम से? तो आर्थिक प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, यानी कि दुनिया में जितना भी अर्थव्यवस्था है, तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। अब दुनिया में जितना भी देश है प्यारे बच्चों, वह देश क्या कर रखा है? तो आर्थिक प्रणाली को अपना रखा है। तो आर्थिक जो प्रणाली है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का आर्थिक आपको प्रणाली होता है। दुनिया भर में जितने भी देश हैं, कोई देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, कोई देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, या कोई देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। लेकिन यह तय है कि जितने भी देश हैं, सभी देश कोई ना कोई अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। इसलिए अब आपका प्यारे बच्चों जो पॉइंट बन जाता है, वह बन जाता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। कौन सा? तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था आपको लिख देता हूँ, अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, दुनिया भर में जितने भी देश हैं, सभी देश विकास करना चाहता है। सभी देश क्या चाहता है? तो प्यारे बच्चों, विकास करना। तो विकास करने के लिए वह विकास मॉडल अपनाते हैं। अब जो विकास जो मॉडल निकल करके आता है, या तो मान के चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निकल करके आया, या मान के चलो समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको निकल करके आया, ठीक है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के यह आपको प्रकार हो गए, ठीक है। सबसे जो पहला जो प्रकार निकल करके आपको चले आता है, वह पहला प्रकार है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा जो प्रकार निकल करके आता है
समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक और अर्थव्यवस्था निकलता है जो कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या है तो प्यारे बच्चों, मिश्रण है, इसलिए इस व्यवस्था को कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी से समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित से मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि मैं देश की मैं बात करूं तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, इसे कौन अपना रखा है? इसे अमेरिका जो देश है प्यारे बच्चों वह अपना रखा है। शॉर्ट फॉर्म में ऊपर में लिख देता हूं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका अपने देश के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, जबकि समाजवादी जो चीन जो देश है प्यारे बच्चों, चीन हो गया, रूस हो गया, ये आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। जबकि यदि मैं भारत की मैं बात करूं, हमारा प्यारा देश भारत, वह कौन सा अर्थव्यवस्था को अपना रखा है? तो प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि भारत ने कौन सा अर्थव्यवस्था को अपना रखा है? उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन क्या मिलेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये जो अर्थव्यवस्था है इन्हें बारीकी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको क्या होता है। एक हम लाइटली हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी अधिकार किनका होता है? तो निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्ति का होता है, ठीक है। तो निजी व्यक्ति का जब स्वामित्व हो जाए तो उस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको कहलाएगा। समाजवादी में क्या होगा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर किनका स्वामित्व होता है? उनका स्वामित्व समाज का होता है। समाज मतलब सरकार, यानी उन पर जो मान के चलिए, यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर अधिकार किनका होगा? तो प्यारे बच्चों सरकार का होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका में कोई भी चीज़ का उत्पादन करना है, उत्पादन जैसे मान के चलिए हमको इंटरनेट का करना है, तो इंटरनेट का उत्पादन करने के लिए बहुत सारा निजी व्यक्ति आएगा, अपना कंपनी खोलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे जियो कंपनी, मुकेश अंबानी निजी आदमी हो गया, ठीक है। वोडाफोन भी किसी और का होगा, निजी आदमी हो गया। तो इस प्रकार निजी आदमी कंपनी खोल के वो क्या करता है? अपने उत्पादन का वितरण करता है। समाजवादी में क्या हो जाता है कि सरकार जो है उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति के हाथों में वो नहीं देते हैं, बल्कि उनका जो साधन जो होता है उत्पादन के साधे पर स्वयं नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? तो स्वयं नियंत्रित करते हैं, यानी वे सरकार के अधीन होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे भारत हो गया। अब हम भारत में मैं बात करूंगा रसोई गैस, यानी गैस सिलेंडर जो होता है, यह किनके अधीन है? तो सरकार के अधीन है। क्या इस पर कोई निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप है? नहीं ना प्यारे बच्चों। रसोई जो गैस है, आपके घर में जो गैस आता है वो तो सरकारी कंपनी का होता है, भारत गैस। क्या आपने निजी कंपनी को देखा है? नहीं देखा है। तो समाजवादी क्या करता है? जितना भी उत्पादन है ए से लेकर के जेड तक वो स्वयं सरकार ही करेगी, इसलिए उन पर अधिकार भी सरकार का हो जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी बड़ा बड़ा जो महत्वपूर्ण निर्णय है उन पर तो सरकार का नियंत्रण होता है। उन पर किनका नियंत्रण होता है? तो प्यारे बच्चों सरकार का नियंत्रण होता है। जबकि जो बाजार क्षेत्र होते हैं, बाजार क्षेत्र में छूट दी जाती है। बाजार क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का क्या होता है? तो स्वामित्व आपको हो जाता है। जैसे मान के चलिए पूरे कोई बड़े पैमाना हो गया, जैसे महत्वपूर्ण में आपको क्या क्या आ जाता है? जैसे रेलवे हो गया, यह सरकार के अधीन हो गया। जबकि अन्य क्षेत्र की मैं बात करूं, अन्य क्षेत्र में देखिएगा जैसे टेलीकॉम सेक्टर, ये इसमें निजी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो जाता है, जैसे जियो कंपनी हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार जो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसे मैं पॉइंट बना करके कुछ में लिख देता हूं एक लाइटली, ताकि आपको समझने में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, साधनों पर निजी स्वामित्व हो जाएगा। इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं रेड कलर से। साधनों पर निजी स्वामित्व। अब ये साधन क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर है साधनों पर निजी स्वामित्व। साधन क्या होते हैं, मैंने कि पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि साधन क्या होता है, यानी उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए समझ ही आप गए होंगे यदि आप हमारा क्लास करते हैं तो, ठीक है। अब हम देखेंगे समाजवादी। साधनों पर निजी स्वामित्व आपको नहीं होता है, ठीक है। तो साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है, ठीक है। साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है, ठीक है। और मिश्रित में क्या हो जाएगा, दोनों का फेटा हुआ आपको रहेगा। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का समन्वय, यानी दोनों के बीच में तालमेल आपको रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का समन्वय, ठीक है। समझ गए। तो अमेरिका जो देश है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है और रूस चीन समाजवादी, जबकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। तो इस प्रकार से देखिएगा जो अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार यहाँ पर है ना हो गए। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने लेटरली बता दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। साधन यानी पहले मैंने ही बताया, उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो हमको पेन है, तो पेन बनाने के लिए हमें किनका जरूरत पड़ेगा, साधन का, है कि नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए साधन क्या होगा, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, एक कैमरा हो गया, दो मार्कर हो गया, तीन, तो ये सभी साधन है ना हो गए। इन्हीं साधनों के मदद से क्या हो पाएगा, तो उत्पादन हो पाएगा, ठीक है। तो जितने भी जो साधन जो होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, किसमें, तो पहले बच्चों पूंजीवादी में। जबकि समाजवादी में जो साधन होते हैं साधन पर सरकारी स्वामित्व होता है, जबकि मिश्रित में दोनों के बीच में क्या, तो समन्वय यानी तालमेल हमको दिखाई आपको पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि बारीकी से देखेंगे, यानी सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बारीकी से देखेंगे, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को बारीकी से देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप है ना ले लीजिए। अब मैं इसे मिटा करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मैं शीर्षक में देता हूँ और काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कौन सा आपको चले है ना आएगा, पहला हो जाएगा पूंजीवादी। अच्छे से मैं लिख देता हूं, एक मिनट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बोलते हैं।
यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्यारे बच्चों दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको क्या होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो साधन पर निजी स्वामित्व है। अब निजी स्वामित्व होने से जितने भी जो निजी व्यक्ति होंगे वह क्या करेंगे, वो उत्पादन करेंगे। तो वे उत्पादन किन चीज़ों का करेगा, सिंपल सी बात है, उत्पादन किन चीज़ों का करेगा, तो वे उत्पादन उन चीज़ों का करेगा जिनसे उनको अधिक लाभ हो। क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक लाभ। ठीक है, चूँकि निजी व्यक्ति का उद्देश्य होता है हमेशा कि हमको अधिक लाभ कमाना है, अधिक रुपया कमाना है, रातों रात अमीर बन जाना है, हर कोई निजी व्यक्ति आपको चाहता है। तो जो निजी व्यक्ति जो होता है प्यारे बच्चों, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है। यानी वो कल्याण के बारे में कदापि नहीं सोचता है, वो सोचता ही नहीं है कि जनता को क्या हो जाएगा, जनता बेहाल हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको मतलब नहीं रहता है, बस उसको अधिकतम लाभ चाहिए। ठीक है, तो यही एक खराबी हमको लगता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हो गया शराब यानी दारू। ठीक है प्यारे बच्चों, शराब। अब शराब देखिएगा, ये जो शराब है प्यारे बच्चों, एक निजी व्यक्ति क्या करेगा, इसको उत्पादित करेगा। ठीक है, और शराब को पूरे देश भर में बेचेगा। अब शराब को बेचने से क्या हुआ, निजी व्यक्ति तो खूब रुपया कमाया, यानी निजी व्यक्ति को अत्यधिक लाभ हुआ। लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन यह क्या कल्याण संबंधी है, नहीं, ये कल्याण संबंधी नहीं है। क्योंकि शराब पीने से क्या होता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य क्या, शराब क्या है तो प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह निजी व्यक्ति समझेगा या नहीं समझेगा। उनका उद्देश्य है शराब बनाना है, बेचना है, वितरण करना है और अधिक लाभ कमाना है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाज में जो आपका पूरे देश भर में किस चीज़ का मांग है, जिसका मांग ज़्यादा होगा उस चीज़ का वो क्या करता है, तो प्यारे बच्चों उस चीज़ का, उस मांग को वो पूर्ति करता है, उसके लिए उत्पादन आपको करता है, भले ही उसमें समाज के लिए हितैषी हो या ना हो। जैसे शराब हितैषी नहीं है, सिगरेट हितैषी नहीं है, फिर भी निजी कंपनी उसका क्या करती है, उत्पादन। जैसे गुटखा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक फायदा ये भी होता है, जो कीमत है, जो प्यारे बच्चों वो वस्तु का जो कीमत है वह स्वतः ही तय हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो स्वतः निर्धारित हो जाता है। जैसे मान के चलिए मैं बाजार जाऊंगा वस्तु को खरीदने के लिए, मैं पूछूंगा बताओ बैगन कैसे, वो कहेगा कि नहीं 20 रुपये किलो। मैं कहूँगा नहीं हमको 10 रुपये किलो दे दो, मुझे क्या दे दो, मुझे 10 रुपये किलो दे दो। अब दोनों के बीच आर्गुमेंट होगा, फिर फाइनल होगा ना तेरा ना मेरा, चलो 15 रुपये पे डील हुआ। अब 15 रुपये जो कीमत बन गया, यही कौन सा कीमत बन गया, तो कीमत सिद्धांत आपको हो गया, यानी कि 15 रुपये ये फिक्स हो गया। अब 15 रुपये में दोनों सहमत हो गया, बेचने वाला भी सहमत, खरीदने वाला भी सहमत। ठीक है, तो इस प्रकार से कीमत क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है वस्तु में। ठीक है, जबकि यदि मैं बात करूं आपका समाजवादी में, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत रख दी जाती है, अब जैसे रसोई गैस का कीमत रख दिया गया 1000 रुपये है, क्या 1000 कम होगा, उसमें तो कम आपको नहीं होगा। इसलिए उनके कीमत पर सरकार का हस्तक्षेप आपको रहता है। सरकार चाहेगा तो घटाएगा, सरकार चाहेगा तो आपको बढ़ाएगा। ठीक है, जबकि पूंजीवादी में मांग के अनुसार यह घटते बढ़ते रहता है। तो इसे मैं पॉइंट करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट करके लिख न लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मददगार आपके लिए होगा। ठीक है, जैसे सभी आर्थिक
अब देखिए, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कीमत निर्धारण बाजार में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, बाजार में ही हो जाता है, इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वस्तु का जो कीमत होता है बाजार में ही निर्धारित हो जाता है, इसलिए इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी आर्थिक क्रिया कलापों का निर्धारण बाजार स्थिति के अनुसार होती है। बाजार स्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? अत्यधिक लाभ कमाना, सिर्फ लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग निर्बंध रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, अब यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो बाजार है, इसे मैं आपको लिखा देता हूँ। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग निर्बद्ध रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय करते हैं, अर्थात अपनी सहमति से वे लोग क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं, जब सहमत दोनों हो जाता है। ठीक है, और देखिए, और जहां पर दोनों सहमत होता है, ठीक है, जहां पर दोनों सहमत हो जाता है, चूंकि बाजार में क्रेता भी हो गया, विक्रेता भी हो गया, और जो सामान को जैसे जो बेचा जा रहा है, तो जहां पर जो सहमत हो जाता है वहीं पर क्या हो जाएगा? तो आपको कीमत सिद्धांत आपको ना हो जाएगा। ठीक है, अतः बाजार में नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लिखा देते हैं, ये भी पॉइंट हम आपको लिखा देते हैं। बाजार व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें जिस पर क्रेताओं वो विक्रेताओं की सहमति होती है महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। ठीक है, महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाजार व्यवस्था में वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पर क्रेताओं और विक्रेताओं, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, क्रेताओं और विक्रेताओं की सहमति होती है, महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। एकदम महत्वपूर्ण संकेत, जहां पर सहमति प्रदान हुआ वही आपको क्या हो जाता है? तो पहले बच्चों कीमत सिद्धांत आपको हो जाता है। तो इस प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत का क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों समाधान आपको है ना हो जाता है। तो यहाँ तक आपका है ना हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब प्यारे बच्चों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसे हम क्या क्या किन किन नामों से बोलते हैं? क्योंकि जो प्यारे बच्चों समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, ठीक है,
यह सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा नियंत्रित। जैसे मान के चलिए आपका रेलवे है, रेलवे किसका है? तो सरकार का है। तो उस पर मान के चलिए जो रेलगाड़ी का आपको किराया है कौन तय करता है? सरकार तय करता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गैस हो गया, सरकार नियंत्रित करता है। पेट्रोल डीजल सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्यारे बच्चों हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी हम कहते हैं। चूँकि यह जो नियंत्रण होता है वो केंद्र से होता है। कहाँ से होता है? केंद्र से। जैसे दिल्ली भारत का राजधानी है तो दिल्ली केंद्र आपका है। जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं दिल्ली में ही बैठते हैं, इसलिए केंद्र में बैठ करके वह क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसका तीसरा नाम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इसे मिटाता हूं और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मैं पॉइंट आपको देता हूं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो तीन नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों का योजना। यानी जितने भी क्रियाकलाप होता है वो सरकार द्वारा ही आपको होता है। इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट में आपको मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट है ना कर लीजिए जो बात मैंने आपको बताया। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की योजना। आर्थिक क्रियाकलापों की योजना। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इनका जितना भी क्रियाकलाप होगा, जो भी योजना बनेगा समाज को देख करके बनेगा। समाज में गरीब लोग भी होता है, अमीर लोग भी होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सोचता है कि मैं इस प्रकार से मैं क्रियाएं लाऊं, समाज में मैं योजना लाऊं जिससे जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, तो इस दोनों का जो बीच का जो फासला है, इस फासले को ख़त्म किया जाए। यानी गरीब लोग बेहतर बन सके, वो भी अपना जीवन काफ़ी अच्छे से जी सके। इन्हीं के लिए देखिएगा तो काफ़ी अनेक प्रकार का योजनाएं लेकर के आपको है आता है। ठीक है, अर्थात जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है वो समाज के हित के लिए होता है। समाज के हित के लिए ही वो अनेक प्रकार का कार्य करता है। कीमत भी समाज के हित के लिए ही वो क्या करता है, तो प्यारे बच्चों निर्धारित आपको इन्हें करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की योजना। कौन? तो आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का
नया योजित किया जाता है। यानी जो प्यारे बच्चों जो अंतिम जो यानी सरकार क्या करता है वो हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप इसलिए करता है क्योंकि सरकार के अधीन है, तो अधीन होने के कारण जो समाज है, समाज को देखा जाता है और समाज को देखने के बाद कीमत का निर्धारण आपको किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका है ना हो गया। ज़्यादा आपको जानना आपको नहीं है, इसलिए अब लास्ट हम आपको चले आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण देखने को मिलेगा। एक और जहां सरकार क्या करती है, समाजवादी को अपनाते हुए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें अपने अधीन कर लेती है। अपने यानी जो सरकार है वो सरकार क्या करती है, जो प्रमुख आपका पॉइंट है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको अपने अनुसार चलाती है। जैसे रेलवे हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल में देखिएगा कि आपका जितना भी कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम हो गया, तो उनको अपने अधीन करती है और जाकर के समाज में उनका वितरण करती है, जिससे कि समाज में सभी वर्गों को उनसे क्या मिल सके, लाभ आपको मिल सके। सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है जो कि समाज के लिए अनुकूल नहीं हो। जैसे शराब बनाना, आप कोई देखें कि कोई सरकारी कंपनी शराब बनाते हैं, नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन निजी कंपनी आप देखे हैं, क्योंकि निजी कंपनी का उद्देश्य हो जाता है अधिक लाभ कमाना, जबकि आपका जो सरकार है, सरकार का उद्देश्य हो जाता है समाज के हित के लिए, यानी समाज के कल्याण के लिए, खास करके गरीब लोगों के कल्याण के लिए, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके कल्याण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा तीसरा क्या है ना हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ये मैं आपको लिख देता हूं, आप सभी कोई भी लिख लीजिए। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण निर्णय, यानी देश भर में, यानी भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है। तो देखिएगा कि भारत का जितना भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह सरकार ही आपको लेती है। तो महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो तो सरकार लेती है, लेकिन जो बाजार में जो क्रियाकलाप है वो आपका किसके द्वारा होता है, तो प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप यानी बाजार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह प्यारे बच्चों हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना हो गया। अब हम जो नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो प्यारे बच्चों दो भाग में यहाँ पर आपको बांट दिया जाता है। एक हो जाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र और दूसरा जो आपका निकल करके आ जाता है वह है आदर्शक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये हम पॉइंट आपको मैं देता हूँ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, तो वर्तमान में क्या है। ठीक है, वर्तमान में क्या है यह आपको हो जाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जबकि क्या होना चाहिए तो यह हो जाएगा आपको आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट करके मैं आपको लिख देता हूँ। एक तरफ सकारात्मक अर्थशास्त्र और एक और मेरा कौन सा हो गया, तो प्यारे बच्चों आदर्शक अर्थशास्त्र। तो दो चीजें ना हो गया, आदर्शक अर्थशास्त्र और सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वर्तमान में क्या यानी वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है
ये किसके अंतर्गत है ना आएगा, यह आएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है वह कहलाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र, यानी ठीक है। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये किसके अंतर्गत है ना आएगा, ये प्यारे बच्चों आपको आएगा आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल से कुछ इस प्रकार से समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि देश में 5% बेरोजगारी है, ठीक है। तो देश में 5% बेरोजगारी है। अब देश में बेरोजगारी तो अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन वास्तव में है। तो 5% बेरोजगारी है, ये विषय वस्तु किसके अंतर्गत आ गया, सकारात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको आ गया, सकारात्मक शास्त्र के अंतर्गत आ गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा कि नहीं देश में बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो देश में बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, देश में बेरोजगारी कम होना चाहिए। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या आया कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए। तो आप आकलन कर रहे हैं कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, तो यह विषय वस्तु आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि देश में जो शराब है, शराब में कम टैक्स लिए जाते हैं। देश में जो शराब है, यानी भारत देश में शराब में कम टैक्स लिए जाते हैं। तो आपने कहा कि अब जो शराब में जो कम टैक्स हम लेते हैं, इसको हम बढ़ा देंगे। हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और टैक्स हम लेंगे 25%। क्यों? क्योंकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए देश में क्या है, तो शराब में कम टैक्स लिया जाता है। क्या होना चाहिए, तो शराब के टैक्स में बढ़ोतरी करना चाहिए, यानी शराब के टैक्स में बढ़ाना चाहिए। यदि अनाज में टैक्स ज़्यादा लिया जाता है तो किसके अंतर्गत, सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो क्या होना चाहिए, तो अनाज में टैक्स कम होना चाहिए, यह आदर्शक अर्थशास्त्र। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को अनाज की आवश्यकता होती है, गरीब से गरीब लोगों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार, तो आम भाषा में हम कहेंगे तो वास्तव में देश में क्या है, ये सारा विषय वस्तु सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। और वास्तव में क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र। अब हम आगे चलेंगे। तो आगे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो किताब है वो तो 2 किताब है, एक आपको हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आपका हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो आगे आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पहले ही बता दिया था, शुरुआत में ही आपको मैं बता दिया था। जब मैं SPPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार चैप्टर 1 प्रारंभ किया था तो मैं तभी बता दिया था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। इसलिए आज मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को प्रथम अध्याय का प्रश्न उत्तर मैं करा दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर का क्लास यहीं पर समाप्त होता है प्रथम अध्याय का। दूसरे क्लास में नेक्स्ट डे यानी कल की क्लास में मैं प्रथम अध्याय का प्रश्न उत्तर करा करके इस अध्याय को मैं आपको समाप्त कर दूंगा। यदि आप लाइटली जानना चाहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं या लघु स्तर पर अध्ययन, यानी छोटे पैमाने पर अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों व्यक्तिगत यानी इकाईबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रूप पर अध्ययन करते हैं, यानी एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का आय क्या है उसका अध्ययन, एक व्यक्ति कितना कर दे रहा है उसका अध्ययन, ठीक है। व्यक्तिगत रूप पर से हम इसको अध्ययन करते हैं, यानी छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था कि समष्टि पर में हम आपको व्यापक तौर पर से अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आय यानी एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि, आप पूरे देश भर में सभी लोगों का अध्ययन करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समाज का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया था कि
व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसलिए मैं ये दोनों पॉइंटों को मैं नहीं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।